नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर तामोल पूर्वा गांव में 2 दलित बच्चियों की हत्या, रेप का जो आरोप लगा है उसके बाद हत्या, जितने विभत्स तरीके से ये घटना की गई है, उस पर पुलिस ने किस तरीके से आरोपियों को पकड़ा और उस पर अब क्या सियासत चल रही है, इस पर बात करेंगे। पूरे गांव के लोगों का आरोप है कि युवक जो थे, जो आरोपी हैं, वो गांव की बच्चियों को लगातार परेशान करते थे। साथ ही साथ बात होगी अलीगढ़ की भी, जहां पर कुछ दिन पहले बिल्कुल ऐसी ही घटना सामने आई थी। फिर बात करेंगे बिहार की, जहां हर दिन सुशासन की पोल खुल रही है। नीतीश कुमार बात भले ही बिहार को बदल देने की करते हो, लेकिन सच्चाई शायद जमीन पर कुछ और ही है। और फिर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज फिर से बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर। सवाल यह है कि अब पुतिन, जो खबरें मिल रही हैं, वाटर बम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या है ये वाटर बम, ये पूरा आपको बताएंगे। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से, जो इस वक्त बुलेटिन में आ रही है। असम में आदिवासी गुटों से अहम समझौता हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शांति समझौता किया गया। 5 विद्रोही गुट सरकार के साथ ये पीस, जो शांति का समझौता है, इस पर साइन हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। असम में जो सुरक्षा और शांति बहाली के लिए को लेकर ये बहुत अहम समझौता है, जिसमें 5 गुटों ने, विद्रोही गुटों ने आज अमित शाह, गृह मंत्री, और आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देख रहे हैं, उनके साथ मिलकर समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर 2 दलित बच्चियों के साथ जो आरोप लगा कि बलात्कार के बाद उनकी जितनी विभत्स तरीके से घटना, हत्या कर दी गई, उसको लेकर बड़ा बवाल खड़ा हुआ। गांव में लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि आरोपी युवक जो हैं, वो पहले से ही यहां पर बच्चियों को परेशान करते थे। पिछले कई महीनों से गांव की लड़कियों और महिलाओं को ये युवक परेशान करते थे। इसके बाद अगर शिकायत करने की बात होती थी तो ये लड़के उन लड़कियों को, महिलाओं को धमकी भी देते थे। लखीमपुर खीरी के तामोल पूर्वा गांव में हालात कैसे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। ये डर, ये खौफ, ये आंसू, ये बेचारगी, लाचारगी लखीमपुर खीरी के तमोली पूर्वा में समाज के 2 भागों में बंट जाने की गवाही है। 2 बच्चियों के साथ रेप और मर्डर के बाद तमोली पूर्वा गांव में एक अजीब सा डर तैर रहा है। जा रहे अंदर, जब घर से चावड़ बंद है, समंदर गन्ना बैठा है, या कहीं वो लादे से पीली बनाने वाला, या कहीं बिजली बनाने वाला, या जो नीली बनाने वाला, वो गाड़ी स्टार्ट कर और नहीं भजे हम जब दिहन और मार से लात हमरे यादा पेटी को फटी गवा। 2 लड़कियों के साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर मर्डर करके पेड़ पर लटका दिया गया था। इसके बाद से पूरे तमोली पूर्वा गांव डर के साए में जी रहा है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बहनों से रेप की पुष्टि हो चुकी है और इस मामले में जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके नाम हैं सुहैल, जुनैद, हफीजुल रहमान, करीमुद्दीन, आरिफ और छोटू। तमोली पूर्वा गांव की इस घटना के बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जब गांव में पहुंची तो इस रेप और मर्डर से इतर और भी कई कहानियां पता चली। जैसे कि तमोली पूर्वा गांव में मुस्लिम युवकों का आतंक है। गांव में हिंदू लड़कियों, महिलाओं से छेड़खानी बहुत आम सी बात है। लालपुर गांव के मुस्लिम लड़के उपद्रव करते हैं। स्कूल आते जाते वक्त बच्चियों से छेड़खानी की जाती है। मुस्लिम लड़के रास्ता रोक कर बदतमीजी करते हैं। शिकायत करने पर मुस्लिम लड़के धमकाते हैं। दोनों सगी बहनों को नचवाने की धमकी दी थी। दोस्ती के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। पीड़ित परिवार, ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की।
तमोली पुरवा गांव में रहने वाले दलित परिवार लगातार इस बात की शिकायत करते आ रहे हैं कि मुस्लिम युवकों का आतंक है। सरेराह लड़कियों और महिलाओं को छेड़ते हैं, बीच रास्ते में रोककर छेड़खानी करते हैं, शिकायत करने पर धमकाते हैं। ग्राउंड जीरो पर जब पड़ताल की गई तो हैरान करने वाले और भी खुलासे सामने आए। धमकी देते रहते हैं यहाँ, जैसे हमारे वहाँ जो सेंटर है वहाँ जैसे मतलब धमकी देते रहते हैं। किस तरह की धमकी होती है और कौन वो लोग हैं? अरे वो लोग जैसे अब मतलब बाद में छेड़ देते हैं, जैसे बात कि ये नहीं करने देंगे। अच्छा। ये करेंगे, और जैसे बहुत सी धमकी देते रहते हैं यहाँ। अच्छा। जैसे हमारे गांव में के जो लड़के जाते हैं जैसे रास्ते में जो मतलब खड़े हो जाते हैं रास्ते पे, जो कहे साइड हो जाओ, तो कहीं क्या तुम्हारे बाप की रोड है। कई कांड हो चुके हैं गांव में यहाँ। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी हैं? कहीं तो झगड़ा बकवास हो जाती, कहीं कहीं। अच्छा। और मारपीट की घटनाएं भी होती हैं क्या? हाँ, मारो पीट की हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ हम लोग रास्ते लालपुर से जाना आना है, तो वो धमकी दे देते हैं कि आओगे तो हमारे ही गांव से। अच्छा। हाँ, निकलोगे तो हमारे ही गांव से। लालपुर गांव के बच्चे परेशान करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारी बाप की रोट है तो यहाँ निकलते हो। अच्छा, निकलने नहीं देते? तो फिर तो डर जाते हो। मार पिटाई भी करते हैं क्या? मार पिटाई नहीं करते हैं ज्यादा। अच्छा, गाली गलौज करते हैं? गाली देते हैं। गाली। दो बहनों के साथ रेप और मर्डर की घटना जितनी डरावनी है, उससे ज्यादा डर अब गांव के लोगों के मन में बस गया है। हालात ये कि घर से बाहर निकलने वाली बच्चियों और बेटियों को लेकर गांव के लोग बुरी तरह से डर चुके हैं। गांव वालों के मन में अब चिंताएं हैं, क्योंकि यहाँ की बच्चियां निघासन पढ़ने जाती हैं और लालपुर गांव, जहां के वो मुस्लिम युवक हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो बीच में पड़ता है। उनकी चिंताएं क्या हैं और क्या इस तरह की घटनाएं पहले भी यहाँ होती रही हैं? मुस्लिम युवक अक्सर गांव में आते रहते हैं और इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं छेड़खानी की। वो जानने समझने की कोशिश नहीं से करते हैं। सर, आपके भी बच्चे होंगे? हाँ, आपको कोई बेटी है। अच्छा। निघासन पढ़ने जाते हैं, हमको बड़ी तकलीफ है इस चीज के लिए फांसी रहती। बहुत परेशान और जो है थे बेटी यहाँ वहाँ तक का है। सुबह जाते आते इतका होत रहे तो का हुई। फिर आप डरे हुए हैं? डर तो ही है। इतना आतंक है इन लोगों का कि वो गांव में आते हैं। गांव को यहाँ का की खेती, हमारी खेती मतलब जो है तो वो आते जाते हैं, हम आते जाते हैं। इसी तरह से जो है वो आते जाते रहते हैं। लेकिन सामान्य आने जाना अलग है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने हमें बताया कि अक्सर यहाँ पे अवैध रूप से शराब जो बांटी जाती है उसे लेने के लिए आते हैं, हंगामा करते हैं, गांव में ही शराब पीते हैं, छेड़खानी भी करते हैं। हाँ, जब दारू बिकते है तो वो यही छेड़खानी तो करबे करी। तमोली पुरवा गांव में जिन दो बच्चियों के साथ ये घटना हुई, उनके घर वालों के मुताबिक उनकी उम्र सिर्फ 15 और 17 साल है। पुलिस इस मसले पर एक जानकारी जुटा रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि इसके पीछे की पूरी साजिश सामने आ सके। कल एक घटना घटित हुई थी थाना निगासन क्षेत्र में। तत्काल मौके पे उच्च अधिकारियों द्वारा पहुंच करके मौका मुआयना किया गया, सभी प्राथमिक विवेचना की गई, उसके बाद FIR प्राप्त की गई। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको उठाया गया, छोटे सन ऑफ चेतराम को, उनसे बातचीत की गई, उससे पूरा घटनाक्रम की जानकारी मिली। इसमें 3 और लड़कों के नाम प्रकाश में आए: जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन और हफीजुल रहमान उर्फ मजिलके सन ऑफ अजीजुर रहमान। द गाय जुनैद, दे वर इंडिविजुअली फ्रेंड्स। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। साजिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहलाने फुसलाने के लिए दोस्ती का रास्ता अपनाया गया था। पुलिस का दावा है कि इस केस में पहले लड़कियों को दोस्ती का झांसा दिया गया, उसके विश्वास को जीतने की कोशिश हुई, फिर रेप किया गया, इसके बाद मर्डर करके पेड़ पर लटका दिया गया। जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया।
लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहां कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है। शव तो परिवार और समाज के लोगों को सौंप दिया गया है, लेकिन अब पुलिस के कंधे पर जिम्मेदारी है कि वो गांव के लोगों को भरोसा दिलाएं कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। पड़ोसी गांव के मुस्लिम लड़के तमोली पुरवा गांव की बच्चियों को परेशान नहीं करेंगे। हालांकि लखनऊ से ऐसा दावा किया गया है कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी जो अपने आप में मिसाल बनेगी। परिवार के साथ सरकार खड़ी है, लेकिन जहां तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। और मैं विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हों और चाहे वो सुश्री मायावती जी हों, उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि ऐसे मतलब जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है, राजनीति करने की जगह और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो वो जरूर देने का काम करे। लेकिन मैं आज के दिन यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। लखीमपुर की घटना के बाद विपक्ष को मौका मिल गया है। पुलिस और शासन को घेरने के लिए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस तो सीबीआई जांच की बात तक कहने लगी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के दावे हैं तमाम कि हमने कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हमने किया है, ये इसकी पोल खोल रहा है। ये घटना न्याय मिलना चाहिए। हमने वीडियो भी देखी, तस्वीरें देखी। कल तक जो व्यवहार पुलिस का था, तंत्र का, वो वहाँ उपस्थित जो रोष में लोग आए हैं, परिवार के लोग, उनके साथ खुद बदतमीजी करते दिखाई दिए। बड़े अधिकारी उनको धमकाते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो पुलिस को बहुत संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और न्याय का मतलब इनकाउंटर नहीं होता। आप प्रॉपर उसके जो तर्क हैं, जो भी आपके पास तथ्य हैं, एविडेंस है, उसको इकट्ठा कीजिए और कड़ी से कड़ी कानून के तहत जो है सजा मिलनी चाहिए जो लोग दोषी हैं। ये अगर अपहरण करके हत्या का प्रकरण है, जैसा उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो ये बर्बरता, नृशंसता की पराकाष्ठा है और वो सीधा सवालिया निशान लगाता है प्रदेश में कानून व्यवस्था। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पीड़ित परिवार को भरोसा नहीं, इसकी जांच सीबीआई से। सियासत अपनी जगह और गांव के लोगों का डर अपनी जगह। ये सच है कि पुलिस को आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में एक संदेश जाए, जिससे आने वाले दिनों में ऐसी घटना फिर से न हो। लखीमपुर खीरी से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। लखीमपुर खीरी से पहले अलीगढ़ में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने अलीगढ़ जाकर भी गांव के लोगों से बातचीत की, ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। अलीगढ़ में लोगों ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई, शिकायत नहीं की? आवाज थाने तक ना जान देते, नहीं कि नहीं कर देते हैं। थाने तक कौन नहीं जाने देता? प्रधान ना जान देते। तेते से बच्चा हम बड़े बूढ़े ने बात छोड़ रहे, अच्छी बात है। जो माँ बाप जा तो सिखा रहे नहीं कि बच्चे शुद्ध जाते रहे हो। हमारे साथ देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, गाली बकते हैं। यहाँ हमारे भैंस पर न्याय डालें तो गाली बकते हैं, तो उनसे शिकायत करें तो माँ बाप नौर कहते हैं कि ये तो गाली ऐसी देते हैं। अलीगढ़ के मोरथल की इन दरों दीवारों पर यही लिखा था जिस पर अब कालिख पुती है। गलियों में दहशत है, लोगों में खौफ है, मन में कई आशंकाएं उमड़ रही है। वजह है मजहब के नाम पर नफरत। 4 लोग थे ये, तो कंकड़ी मारी मेरी तरफ और गंदे सारे कर रहे थे, मुझे गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे।
तो ये बात मेरे पापा काम पे से आए, मैंने उन्हें बताई, पापा ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये लोग निकल के जा रहे थे। उसी टाइम मेरे पापा ने इनको कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने मारा। सुना आपने, ये नाबालिग लड़की बता रही है कि दूसरे समुदाय के लड़के अक्सर फब्तियां कसते हैं, छेड़खानी करते हैं, रास्ता रोकते हैं। अब तो नौबत मारपीट और केस मुकदमे तक आ गई है। सुनवाई नहीं होती है। ये कहते हैं बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ सर, ये इस लड़की के साथ हुआ, आगे किसी के ना साथ हो। यहाँ पे कोई सुनवाई ना, गरीब आदमी को हम तो बेच के जा रहे हैं आते। जब हम लोगों ने की कोई सुनवाई ना, तो क्या करेंगे ना रह के। इसकी पड़ताल करते हम आरोपी के घर पर भी गए, जिन्होंने तमाम आरोपों को गलत बताया। कहा कि मामले को अलग ही रंग दिया जा रहा है। कोई जंजीर वंजीर नहीं, झूठा केस लगा रहे हैं। बिल्कुल हम पे पूरा गांव एक तरफ हो गया है और हम अकेले एक तरफ हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर जी कहते तो आखिर सबके आगे बेटियां, फिर कोई ना कोई कहता। और बेटी है ही कमा, छोटी छोटी बेटी, वो लड़का इस लाख भी तो नहीं है जो बेटी को किसी को पकड़ेगा, छोटा है वो। मामला संवेदनशील है, सवाल पुलिस और प्रशासन पर भी उठ रहे। हालांकि पुलिस ने गांव में पहरा सख्त कर दिया है, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या अलीगढ़ के मोरथल गांव में जिहादी गैंग एक्टिव हो गया है? आखिर समाज में जहर घोलने की साजिश कौन रच रहा है? क्या लव जिहाद के बाद नफरत फैलाने का ये नया एजेंडा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कभी धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का प्रयास होता है, कभी नफरत के नाम पर मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है और कभी प्यार के नाम पर जिहादी सोच को अंजाम दिया जाता है। अलीगढ़ से हिमांशु दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए बिहार की बात करते हैं, जहां अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ गुंडे और मवाली हैं, तो दूसरी तरफ बिहार की पुलिस किसी एक जिले की बात नहीं है। एक साथ कई जिलों में अभी भी जो हालात हैं वो चौंकाने वाले हैं। और इसमें ज्यादा अफसोस इस बात का है कि नेता खुलकर इस पर सियासत कर रहे हैं। बेगूसराय में खुलेआम गोली चलाने की घटना हो, 48 घंटे बीत गए हैं, अभी भी जो मेन अभियुक्त हैं वो फरार हैं। इस बीच कई जिलों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। बेगूसराय में हाईवे पर फायरिंग, पटना में 2 डॉक्टर का अपहरण, भागलपुर में बिजनेसमैन का मर्डर, मुजफ्फरपुर में व्यापारी से रंगदारी मांगी। ये सिर्फ पिछले 48 घंटे की कहानी है। कहीं अपहरण, कहीं गोलीबारी, कहीं मर्डर, कहीं रंगदारी। इन सब के बीच है सीएम नीतीश कुमार की हंसी। पता नहीं यह हंसी किसके ऊपर है, कानून व्यवस्था के ऊपर या बिहार की जनता के ऊपर। लेकिन इस सच को कोई नकार नहीं सकता कि नीतीश कुमार की पुलिस बिहार में अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है। सबसे पहले बेगूसराय चलते हैं। 48 घंटे पहले हाईवे पर 2 बाइक सवारों ने खूनी खेल खेला था। सीसीटीवी में दिखे थे सिर्फ 2 अपराधी, लेकिन पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों की तस्वीर जारी कर दी है। इसे बिहार पुलिस की कामयाबी समझिए या नाकामी, सच यही है। जिले जिले में चेकिंग हो रही है, सुराग ढूंढे जा रहे हैं, मगर ये पता नहीं कि बाइक वाले गुंडे हैं कहां। अब ऐलान हुआ है कि जो बदमाशों का पता बताएगा वो 50,000 पाएगा। पुलिस लगा हुआ है और कहीं कोई जा रहा था, आज जिसको देखते रहना था नहीं देखा, उसको सस्पेंड तक कर दिया है। और एक एक काम वहाँ का पूरा पुलिस अधिकारी एक एक काम कर रहा है। अब ये सबको कोई मतलब है जी? कल अच्छा ही जरा बताइए ना, कल क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? इसीलिए इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, उस सबको छोड़ दीजिए। उस सबका कोई मतलब नहीं है, उस सबका कोई सेंस है? आज तक इतने दिनों से रहा है, जरा जितना जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे वो कभी देखा है? एक एक चीज को देखे हैं। अब कोई कहां गड़बड़ किया है वो तो पते चल जाएगा। पुलिस, प्रशासन, सरकार, कानून सब अपना अपना काम कर रहा है। फिर अपराध करने वालों का मन कैसे बढ़ रहा, ये बिहार में रिसर्च का विषय बन गया है। इससे इतर सियासत पूरे चरम पर है। चंद दिन पहले तक बिहार में सत्ता का सुख भोग रही बीजेपी भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अभी जरा सोच लीजिए कि सबका क्या है माइंड, ये सबका दिमाग क्या है, सोच सकते हैं ना?
तो आप सोच सकते हैं ना कि इतनी बड़ी ऐसी बातें करना, इस सब का कोई चीज का जवाब देना है? तो ये सब तो सब लोग अपना खुद से कुछ बोलते रहता है ताकि दिल्ली वाला उसको जरा सा इज्जत देते रहे, और क्या करते रहते हैं। जिसकी मृत्यु हुई चंदन कुमार, वो भी गरीब है, उसे कम से कम 1 करोड़ रुपया का आश्वासन कौन देगा? धृतराष्ट्र बाबू ही तो देंगे, दूसरा कौन देगा? उसकी पत्नी को रोजगार कौन देगा? 9 लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, क्रिटिकल है भैया। दोष किसका है? सुशासन बाबू को तो चाहिए कि मुखौटा निकालें और देश से, राज से माफी मांग करके अपने नैतिकता को वापस कर लें। अपराध बेहिसाब है, अपराधियों का मनोबल पुलिसिया व्यवस्था पर भारी पड़ रहा, लेकिन सियासत में कोई कमी नहीं है। बेगूसराय की घटना को लेकर जांच अभी जारी ही है, लेकिन सांप्रदायिक और जातिगत बनाने की कोशिशों में नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। कि कोई न कोई करने वाला जानबूझ करके ही धंधा किया है। एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी, वो सब पिछड़े वर्ग के हैं, और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया, और हमने कहा कि हर तरह से एक चीज का पता करिए। और ये तो हमने पहले ही, आज से कुछ ही दिन पहले हमने मीटिंग करके पूरा सबके साथ, गृह विभाग और इस पुलिस के साथ सारा मीटिंग करके पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और जो पहले से बने हुए नियम हैं उन नियमों का ठीक ढंग से पालन करिए। संभवतः बिहार के इतिहास की ये पहली घटना है कि जब 30 किलोमीटर की दूरी में कोई बाइक सवार चलते हुए और लोगों को अंधाधुंध गोलियां चला रहा, और बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा गोलियां चली और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जबकि 4 थाना वो पार कर गया। और आज मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। वो कह रहे हैं कि साजिश, अगर साजिश है, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, सीआईडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, साजिश का पता क्यों नहीं चला आपको? आपकी पुलिस इतनी कमजोर हो गई कि कोई साजिश रचे और आपको पता भी न चले। अब फिर इस पूरे मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही गलत है। उनकी जाति कुछ भी हो, मारने वाला कोई जाति देकर नहीं मार रहा था। घायल अभी भी अस्पताल में ही हैं, इलाज चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर सियासत शुरू करने में किसी भी दल को देरी नहीं लगी। अब जरा ये लिस्ट देखिए। बेगूसराय में घायल हुए लोगों की जाति बता दी गई है। शायद ये पहला मौका है जब बिहार में पीड़ित लोगों की जाति बताई गई है। अफसोस, राजनीति से इतर नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर ध्यान देते तो बेगूसराय से लेकर पटना और भागलपुर तक कोहराम नहीं मचा होता। पटना में तो दिन दहाड़े अस्पताल संचालक का ही अपराधियों ने अपहरण कर लिया। कंकड़बाग के अस्पताल संचालक का अपहरण, अपराधियों ने 2 लोगों का अपहरण किया। 10 लाख की फिरौती मांग रहे थे। टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपहरण में शामिल कार भी बरामद। अब चूंकि उनको छुड़ा लिया गया है, ये इसी हॉस्पिटल के मालिक हैं रवि रंजन जी, उनके और उनके एक स्टाफ सुभाष, इन दोनों का अपहरण कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने छपरा से उनका पहले मोबाइल को सर्विलांस पर लिया गया, और उसके बाद जो ट्रेस उनका जो लोकेशन जो बताया गया वो छपरा का बताया गया। फिर जाकर पुलिस ने, पटना पुलिस और छपरा पुलिस मिलकर वहां से उनको छुड़ाया गया। वहां से 3 अपहरणकर्ता जो है वो गिरफ्तार हुए। पटना में हॉस्पिटल संचालक का अपहरण हुआ तो भागलपुर में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर है कि बिजनेसमैन को 4 गोली मारी गई। वारदात के बाद से बदमाश फरार है। भागलपुर पुलिस को आरोपियों की तलाश है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच चल रही है। भागलपुर से सटे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में क्राइम उस सच का नाम है जिसे ना तो सही से सरकार स्वीकार रही, ना ही पुलिसिया व्यवस्था, जबकि हर जिले में अपराधियों की दहशत आम लोगों के चेहरे पर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रणभूमि में बैकफुट पर गए पुतिन का नया वॉर प्लान। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। एक तरफ जमीन पर यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो काउंटर अटैक कर रही हैं, तो पुतिन की नई रणनीति के तहत जो वार है उसकी तैयारी चल रही है। रूस ने अब यूक्रेन पर वाटर अटैक करने का प्लान बनाया है। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में।
न गोली, न बारूद, न बम, यूक्रेन पर गिरेगा वाटर बम। पुतिन का सबसे नया प्रहार, यूक्रेन के कई शहरों में हाहाकार। पुतिन का प्लान, जल प्रलय। इधर यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में रूस से जीत का जश्न ही मनाया जा रहा था कि रूस ने एकदम नया वार कर दिया। पुतिन का यह प्रहार नया था क्योंकि इसमें न सेना का इस्तेमाल किया गया, न ही किसी फाइटर जेट का, बस एक मिसाइल गिरी और कोहराम मच गया। यह हमला कैसे हुआ, अब इन चंद तस्वीरों को देखिए। यह यूक्रेन के क्रिवी रिह शहर का मंजर है। पूरा का पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस इलाके में ना कोई बारिश हुई, ना बादल फटा। यह हालात रूस के अटैक की वजह से हुआ है। खबर है कि रूस ने अपनी नई रणनीति के तहत यूक्रेन के डैम्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे एक झटके में शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। रूसी मिसाइल ने सबसे पहले उस शहर को निशाना बनाया है जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पैदा हुए थे। रूस ने जिस डैम को निशाना बनाया है वो एन्हुलेट्स नदी पर बना है। इस अटैक के बाद इस नदी का जलस्तर करीब 2.5 मीटर तक बढ़ गया। इस अटैक के बाद 6 लाख लोग प्रभावित हो गए। यूक्रेन पर इस ताजा हमले के बाद खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। जानकारों का मानना है कि 7 महीने लंबे युद्ध के बाद रूस थोड़ा पीछे तो हटा है, लेकिन ये उसकी नई रणनीति है। इस बात का अंदाजा भी था कि रूस नए सिरे से अटैक करने वाला है और डैम पर अटैक कर जल प्रलय लाना उसकी नई रणनीति का हिस्सा मालूम पड़ता है। अगर सच में ये रूस की रणनीति है तो खतरा बड़ा है, क्योंकि यूक्रेन में कुल 1054 छोटे बड़े वाटर रिजर्वॉयर या डैम हैं और 10 बड़ी नदियां हैं। हो सकता है रूस का अगला अटैक जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर हो और जल प्रलय के जरिए वो यूक्रेन में तबाही का प्लान बना रहा है। हालांकि रूस ने इस हमले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। З нашої Харківщини, з районів, які були звільнені. На сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулись вперед на 19 кілометрів. За 5 днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. 150 тисяч українців, які залишались на цій. ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नागरिकों के खिलाफ युद्ध न करने की चेतावनी दी है, लेकिन रूस अब ऐसे अटैक कर रहा है जिससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया। इस अटैक के बाद ब्लैकआउट हो गया। खार्किव समेत 5 इलाकों की पानी और बिजली सप्लाई काट दी। 135 और शहरों के पानी बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया। 10 लाख लोग ब्लैकआउट की वजह से प्रभावित हुए। इसके अलावा रूस ने जिन शहरों पर कब्जा किया था उनकी हालत भी देख लीजिए। यूक्रेन की फौज ने धीरे धीरे आजाद करवाए गए इलाकों में लोगों को बसाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। तहस नहस घर, जले हुए मकान, सड़कों पर रूसी टैंक और हथियार पड़े हुए हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी रूस पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि रूस ने सीधे तौर पर सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। जिस तरह से यूक्रेन की फौज वॉर फ्रंट पर रूस को पीछे धकेल रही है, उससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस ने रणनीति के तहत इसे किया है और अब न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग है, और इसके संकेत कई बार पहले भी मिल चुके हैं। І не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. Світу не треба. Світу треба готуватись до цього. Готуватись по-різному, не тільки антидоти, тощо там, да, бомбосховище, але з ними треба говорити, підписувати бумагу, затиснути їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це. Ось що я маю на увазі. यूक्रेन के लिए खतरा डबल है। खतरा नंबर 1, क्या पुतिन वाटर बम से हमला करेंगे? खतरा नंबर 2, क्या यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि दोनों ही संभावनाएं सत्य न हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो प्रलय आ जाएगा। जिस हिसाब से बैटलफील्ड की स्थिति है
उससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच की यह जंग अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों ही मुल्क अटैकिंग मोड में हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन की सेना रूस पर काउंटर अटैक कर रही है, तो वहीं रूस नई रणनीति के तहत अब डैम्स को निशाना बना रहा है। इतना ही नहीं, जंग में दोनों मुल्क जिस तरह से अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहे हैं, उससे तो यह आशंका जताई जा रही है कि अब यह युद्ध और विध्वंसक होने वाली है, क्योंकि अब यूक्रेन की HIRM मिसाइलें रूस की KH-31P मिसाइलों से आमने सामने की टक्कर में हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ने अपनी तरकश से ऐसे ऐसे तीर निकाले हैं जो किसी भी मिसाइल सिस्टम को भेदने में सक्षम है। रूस ने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें रूस के Su-35 फाइटर जेट्स KP-31 मिसाइलों से लैस होकर उड़ान भर रहे हैं। मिसाइलों से लैस रूसी फाइटर जेट्स यूक्रेन से लगी रूसी सीमा के पास एयरफील्ड पर स्पॉट किए गए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद आशंका जताई जा रही है कि रूस अब जंग में इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। एक तरफ रूस के इन विध्वंसक मिसाइलों को स्पॉट किया गया, तो वहीं यूक्रेन के फाइटर जेट्स भी अमेरिकी HIRM मिसाइलों से लैस हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अब रूसी आर्मी के खिलाफ यूक्रेन एयरफोर्स इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है, जिनका उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। मिसाइल वर्सेस मिसाइल की इस लड़ाई में दोनों ही मुल्क टक्कर में हैं, क्योंकि ये दोनों एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं और किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। अब रूस और यूक्रेन की मिसाइलें एक दूसरे के टक्कर में कहां खड़ी होती हैं, अब ये भी देख लीजिए। HIRM मिसाइलें हवा से सतह पर मार करने की क्षमता रखती हैं, वहीं KH-31 भी हवा से सतह पर मार कर सकती है। दोनों ही लड़ाकू विमानों से दागे जाते हैं और दोनों ही रडार और मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। एक तरफ जहां HIRM मिसाइलें रूस की S-400 से निपटने में कारगर है, तो वहीं KH-31 दुनिया की पहली सुपरसोनिक मिसाइल है। HIRM की मारक क्षमता 100 किलोमीटर की है, तो वहीं KH-31 की रेंज 110 किलोमीटर। हालांकि इस जंग में अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि एंटी रेडिएशन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दावे कई बार किए जा चुके हैं कि यूक्रेन ने हालिया वक्त में रूस को जो शिकस्त दी है, वो HIRM मिसाइलों की बदौलत ही दी है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियार मांग रहा है। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन बहुत हद तक पश्चिमी हथियारों पर निर्भर भी है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि रूस की सेना के खिलाफ बड़ा हमला और युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल करने के लिए यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का मदद लिया, और जिस हिसाब से उन्होंने इन हथियारों का इस्तेमाल किया है, उससे यह साबित कर दिया है कि अगर उसे भरपूर मदद मिली तो वो रूस को टक्कर दे सकता है। एक तो रशिया हमलावर है, रशिया ने डिक्लेयर किया हुआ स्पेशल ऑपरेशन, लेकिन जहां तक यूक्रेन का सवाल है, उनका तो सर्वाइवल का सवाल था। उनके लिए तो फुल स्केल वॉर है, वहां का एक सिविलियन जंग लड़ रहा है और उनको यूरोप अमेरिका की सपोर्ट मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रही है, इंटेलिजेंस मिल रही है। और जिस प्रकार से रशिया का स्टेलमेट हो गया, रोक दिया उन्होंने, उसके बाद इन्होंने रिग्रुप करना शुरू किया। यहां पर मैं उनकी सैन्य और पॉलिटिकल लीडरशिप की तारीफ करूं। इन्हीं दावों के बाद से रूस ने अपनी KH-31 मिसाइल की नुमाइश कर दी। जिस हिसाब से तलवारें खिंची हुई हैं, उससे यही अंदेशा लग रहा है कि आगे की लड़ाई मिसाइल वर्सेस मिसाइल की होने वाली है, यानी जंग अभी जारी है, तबाही अभी जारी है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों की पीछे हटने की नहीं बल्कि लड़ने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।